एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि चेन्नई सभी के साथ मिलकर उस लेटर के बारे में डिस्कस कर रही होती है जो कि उसे सैनविल कंपनी से आया था, जहाँ पर शिंजे कहता है कि अगर जुनाओ सच में मिलना चाहता है तो उसने तुम्हें फ़ोन क्यों नहीं किया और लेटर को गुआनमेई होटल क्यों भेजा। लेकिन जब चेन्नई कहती है कि वो उससे मिलने के लिए जाएगी तो सब उसे मना करते हैं, पर चेन्नई किसी की भी बात नहीं मानते। फिर मिस्टर तांग भी उसके सपोर्ट पे आ जाते हैं और कहते हैं कि चेन्नई और तोंगहाओ को आमने सामने बैठ के बात क्लियर कर लेनी चाहिए, जिस पर मॉम जिंजी और मिस्टर तांग में बहस शुरू हो जाती है। पर शेंजी के समझाने पर ये दोनों शांत हो जाते हैं और किसी तरह मॉम जिंजी चेन्नई को भेजने के लिए मान जाती है। सीन अब सैनविल कंपनी की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर मिस्टर जैंग और जुनहाओ एक साथ ऑफिस पहुँचते हैं और कुछ देर में बोर्ड मीटिंग शुरू होती है, जहाँ पर मिस्टर जैंग सभी को अपनी तरफ करते हुए जुनहाओ की एब्सेंस में कंपनी के लिए अपनी डेडिकेशन बताते हैं। इधर हम ताइचू को देखते हैं जो कि आकर चेन्नई को ढूंढता है, पर वो तो पहले ही सैनविल कंपनी जाने के लिए निकल चुकी थी। ताइचू बताता है कि उसे कुछ गड़बड़ लग रही है, इसलिए वो सैनविल कंपनी जाकर पता करेगा और वो भी वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर मीटिंग में जुनहाओ मिस्टर जैंग की पेंडिंग प्रोजेक्ट्स, कैंसिल प्रोजेक्ट्स और पोस्टपोन प्रोजेक्ट के बारे में सभी लोगों को बताता है, जिस पर मिस्टर जैंग कहते हैं कि इससे कंपनी को कोई भी लॉस नहीं हुआ है। मिस्टर जैंग फिर गुआनमेई प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लग जाते हैं, जिसे बीच में ही छोड़कर जुनहाओ गायब हो गया था। दूसरी तरफ चेन्नई भी आ चुकी थी, जहाँ पर मिस्टर जाओ से बोलते हैं कि जुनहाओ तुम्हारा अंदर वेट कर रहा है। मीटिंग में जुनहाओ मिस्टर जैंग को डॉल्फिन से डरकर प्रोजेक्ट रोकने का कारण पूछता है, तो जैंग इसका कल्प्रिट भी उसे ही बताता है। इतने में वहाँ पर चेन्नई आ जाती है, जिसके सामने मिस्टर जैंग जुनहाओ को कहते हैं कि तुम्हारी वजह से कंपनी को काफ़ी डैमेज हुआ है। लेकिन चेन्नई जुनहाओ को बचाने के लिए सबको बता देती है कि एक्सीडेंट की वजह से जुनहाओ की मेमोरी लॉस हो गई थी, जिसके बारे में सुनकर बोर्ड मेंबर्स हैरान हो जाते हैं और इसके बारे में जुनहाओ से पूछते हैं, जिस पर वो एग्री करता है। फिर मिस्टर जैंग चेन्नई से तोंगहाओ के बारे में पूछते हैं कि कैसे उसने तुम्हारे विलेज को बचाया, तो चेन्नई यहाँ पर डॉल्फिन्स वाली बात और गुआनमेई इनको बचाने वाली सारी बातें बता देती है। फिर मिस्टर जैंग जुनहाओ को गुआनमेई प्रोजेक्ट में डिले होने का कारण बताते हैं कि व्हाइट डॉल्फिन्स को किसी और ने नहीं बल्कि जुनहाओ ने ही ढूंढा था, जिस वजह से ये प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है। जिस पे जुनहाओ कहता है कि गुआनमेई की कोई भी बात उसे याद नहीं, पर उसे इतना पता है कि ये लड़की झूठी है। और वो बताता है कि कैसे पहली बार उसने उससे मिलने पर पैसों की ठगी की थी और यहाँ तक कि एयर बलून वाले हादसे में भी मुझसे पैसे मांग रही थी। फिर मिस्टर जैंग जुनहाओ और चेन्नई के कपल होने वाली बात को उठाते हैं, जिस पे जुनहाओ कहता है कि वो चेन्नई को किसी भी तरह से अब नहीं जानता। यहाँ पर चेन्नई भी समझ गई थी कि उसके सच बोलने पर जुनहाओ अब मुसीबत में पड़ गया है, इसलिए वो सारा इल्ज़ाम अपने सर पर ले लेती है और कहती है कि वो एक झूठी है जो कि झूठ से अपना घर चलाती है। जब जुनहाओ की मेमोरी लॉस हुई थी तो उसने उसे पहचान लिया था, इसलिए उसने जुनहाओ को तोंगहाओ नाम दिया, क्योंकि वो हमेशा से एक रिच लड़के से शादी करना चाहती थी। उसने तो जुनहाओ को सेड्यूस तक किया था। फिर वो आखिर में जुनहाओ की जनरल मैनेजर की पोस्ट के लिए एकदम परफेक्ट कैंडिडेट बताती है और रोते हुए मीटिंग से चली जाती है। अब इधर बाजी को हाथ से निकलता हुआ देखकर मिस्टर जैंग जुनहाओ और चेन्नई की तस्वीर सभी लोगों को दिखाते हैं, जिससे कि चेन्नई वाली बात पर सभी को यकीन हो जाता है कि मेमोरी लॉस के दौरान जुनहाओ चेन्नई के साथ में ही था। फिर इलेक्शन शुरू होता है, जहाँ पर मेजॉरिटी लोग मिस्टर जैंग के सपोर्ट में ही थे। अब इससे पहले कि मिस्टर जैंग जनरल मैनेजर चुने जाते, तभी वहाँ पर शो की एंट्री होती है, जहाँ मिस्टर जैंग उसे बोर्ड मीटिंग में आने से मना करते हैं। लेकिन शू अपने साथ 2 और लोगों को लाया हुआ था और बताता है कि जुनहाओ का दूसरा कार एक्सीडेंट में इन्हीं लोगों का हाथ था और इन्हें ऑर्डर देने वाला एसी रूम में है। जो बात सुनकर सभी लोग एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। फिर मिस्टर जैंग उन कल्प्रिट्स के बारे में शू से पूछते हैं, तो वो दोनों मुझे मिस्टर शियो और मिस्टर लिन की तरफ इशारा करता है और बताता है कि इन्होंने हमें जुनहाओ को गायब करने के लिए कहा था, ताकि वो उसे जनरल मैनेजर की पोजीशन पर वापस आने से रोक पाए। जो सुनकर मीटिंग हॉल में हलचल मच जाती है और इतने में ही वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। जहाँ शू के पूछने पर मिस्टर शियो और लिन बताते हैं कि मिस्टर जैंग ने उन्हें ऐसा करने के लिए ऑर्डर दिया था, पर जैंग इस चीज़ से साफ साफ मना कर देता है, जिसके बाद पुलिस मिस्टर शियो और लिन को वहाँ से ले जाती है।
अब इतना सब कुछ होने के बाद मेंबर्स जुनाव को अपना जनरल मैनेजर चुनते हैं और कहते हैं कि मिस्टर जैंग की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। फिर सबके जाने के बाद शो मिस्टर जैंग को कहता है कि वो तीनों साथ बड़े हुए हैं और तुम ऐसे निकलोगे किसी ने सोचा भी नहीं था। पर मिस्टर जैंग बोलते हैं कि इस सब में उनका कोई हाथ नहीं है। फिर उसके जाने के बाद सभी लोग राहत की सांस लेते हैं क्योंकि फाइनली जुनहाओ जनरल मैनेजर बन चुका था। दूसरी तरफ चेन्नी ऑफिस के नीचे उदास बैठी हुई थी, जिसे जुनहाओ जाते वक्त देखता है और उसके पास जाने लगता है, पर यूनी उसे रोकती है और कहती है कि चेन्नी जैसे लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पर जुनहाओ ये जानना चाहता था कि ग्वानमेई में उनके बीच क्या क्या हुआ था, इसलिए वो चेन्नी के पास जाता है, जहाँ पर चेन्नी तोंगहाओ को सारी बातें याद दिलाने की कोशिश करती है। पर जुनहाओ कहता है कि अगर मैंने सच में तुमसे प्यार किया था तो फिर मुझे कुछ भी फील क्यों नहीं हो रहा। चेन्नी ये भी बताती है कि उसे जब भी उसकी हेल्प की नीड हुई तो तोंगहाओ उसके साथ था, लेकिन जुनहाओ फिर से एक कोल्ड हार्टेड इंसान बन चुका था और उस पर चेन्नी की किसी भी बात का असर नहीं हो रहा था। फिर वो उससे पूछता है कि क्या मिस्टर तैंग ने तुम्हें मुझे सिड्यूस करने के लिए भेजा था ताकि तुम्हें डैड की 8 मिलियन युआन ना चुकाने पड़े। फिर जुनहाओ चेन्नी को यहाँ पर एक चालबाज लड़की कहता है और चेन्नी की किसी भी सफाई पर ध्यान नहीं देता। यहाँ तक कि वो चेन्नी से उसका प्राइस भी पूछता है क्योंकि उसने उसे डूबने से बचाया था और उसकी फर्स्ट कीज भी लॉस की थी। जहाँ चेन्नी रोते हुए गुस्से में उसे 8 लाख युआन मांगती है क्योंकि उसने उसकी रेपुटेशन भी बचाई थी, जिसके लिए जुनहाओ एग्री करता है और जल्दी अपने लॉयर को कॉन्ट्रैक्ट भेजने के लिए कहता है। जहाँ जाते जाते चेन्नी कहती है कि वो लालची हो सकती है पर वो अपनी जुबान की पक्की है। और जुनहाओ के जाने के बाद चेन्नी बहुत ज़्यादा रोती है क्योंकि वो ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है। इतने में वहाँ पर ताइजू भी आ जाता है जो कि चेन्नी को घर लेकर जाता है। फिर रात को हम देखते हैं कि चेन्नी डाइनिंग टेबल पर सबके सामने अल्कोहल मांगती है। दूसरी तरफ जुनहाओ, शू और यूनी मिसेस शेन को आज की मीटिंग और पुलिस केस के बारे में बताते हैं और उन तीनों को एक साथ कंपनी संभालता हुआ देखकर मिसेस शेन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। जिसके बाद वो चेन्नी के बारे में पूछती है तो यूनी बताती है कि उसे सिर्फ पैसे चाहिए थे, जिस पर मिसेस शेन अगली बार चेन्नी को कंपनी में आने से रोकने के लिए कहती है। और यहाँ ये लोग ये भी डिसाइड करते हैं कि वो यूनी को प्रमोशन देकर डायरेक्टर ऑफ डेवलपमेंट बना देंगे, जो सुनकर शो से कंग्रेचुलेट करता है और सब कुछ अच्छे से होने पर ये लोग ड्रिंक करके सेलिब्रेट करते हैं। इधर चेन्नी भी गुस्से में काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रही होती है और एक के बाद एक बहुत सारी बियर की कैंस खाली कर देती है, जिसे इस तरह ड्रिंक करता हुआ देखकर ताइजू तो उसके फिक्र में पड़ जाता है। पर चेन्नी अब यहाँ पर होश में नहीं थी और वो तोंगहाओ को भला बुरा कहने लग जाती है, जिसे ताइजू इस तरह देखकर हंसने लगता है। पर इससे भी चेन्नी का मन नहीं भरता, इसलिए वो मॉम जिनसी और शिनसे पर भी भड़क जाती है। पर फिर जब वो ताइजू की तरफ देखती है तो वो उससे काफ़ी अच्छे से बात करती है और उसे डांस करने के लिए बुलाती है, लेकिन उससे तो ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, जो देखकर मॉम जिनसी चेन्नी की इस हालत पर हंसती है और ताइजू को बताती है कि ड्रिंक करने के बाद वो ऐसी हरकतें करती है। पर ताइजू कहता है कि वो तो काफ़ी क्यूट लग रही है, जिसके बाद वो चेन्नी को उठाकर उसके रूम में लेकर जाता है और जाते जाते मॉम जिनसी को इस बार दरवाज़ा लॉक करने से भी मना कर देता है। अब रूम में जाने के बाद चेन्नी ताइजू का हाथ पकड़ लेती है और तोंगहाओ का नाम लेकर उसे जाने से रोकती है, इसलिए ताइजू को वहीं पर रुकना पड़ता है। सीन अब शिफ्ट होता है जहाँ पर जुनहाओ ड्रिंक करते करते चेन्नी की कही हुई बातों को याद कर रहा था। फिर अगली सुबह जब चेन्नी उठती है तो मॉम जिनसी उसे उसकी कल रात की हरकतों के बारे में बताती है कि कैसे उसने ताइजू के साथ डांस किया था और कैसे वो ताइजू को तोंगहाओ समझकर उसे जाने से रोक रही थी, जो सुनकर चेन्नी रोने लग जाती है। इसके बाद हम सूलिन को बाकी स्टाफ मेंबर्स के साथ देखते हैं, जो कि सैनवेल कंपनी के बाहर तोंगहाओ से मिलने के लिए गई हुई थी, पर उनकी कोई अपॉइंटमेंट ना होने पर उन्हें एंट्रेंस पर ही रोक दिया जाता है। जहाँ सूलिन गार्ड्स को बोलती है कि तोंगहाओ यानी कि जुनहाओ उनका दोस्त है, पर फिर भी उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाता।
अब इतने में ही अंदर से जुनाओ यूनी के साथ बाहर निकलता है, जिसे सूट बूट में देखकर सभी लोग उसकी काफ़ी तारीफ करते हैं। फिर मास्टर तोंगहाओ को डूरियन फ्रूट गिफ्ट करता है क्योंकि ये फ्रूट उसका फेवरेट था, और उस फ्रूट को दावे अपने पास रख लेता है, लेकिन वो काफ़ी भारी था और उसके साथ ही उसके अंदर कांटे भी लगे हुए थे। पर जब ये लोग जुनाओ से काफ़ी फ्रेंडली होने लग जाते हैं तो वो इन सभी को बताता है कि वो तोंगहाओ नहीं है और ना ही मैं तुम में से किसी को जानता हूँ, जिस पर सोलिन उसे यहाँ पर याद दिलाने की कोशिश करती है, पर जुनाओ तो उससे काफ़ी रूडली बिहेव करता है। इसीलिए उन्हें लगता है कि सनवेल का बॉस बनने के बाद उसके अंदर घमंड आ गया है। पर जब फेंग उसकी गर्लफ्रेंड चेन्यू के बारे में पूछती है तो जुनाओ कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ खड़ी हुई है, जो कि और कोई नहीं बल्कि यूनी है। जुनाओ के इस बिहेवियर को देखकर सभी लोग उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पर जाते जाते वो अपना फ्रूट भी वापस ले जाते हैं। उनके जाने के बाद जुनाओ मिस्टर वांग से मीटिंग करने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ चेन्यू को एक्सप्लोर द वर्ल्ड वालों का एक कॉल आता है, जो कि ग्वानमेई विलेज के अंदर एक एपिसोड शूट करना चाहते थे, जो सुनकर चेन्यू और मिस्टर तांग काफ़ी खुश होते हैं। वो चेन्यू को बताते हैं कि तोंगहाओ ने इन लोगों को यहाँ पर बुलाया था, पर फिलहाल वो तो यहाँ पर नहीं है। तोंगहाओ का नाम सुनकर चेन्यू थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। इतने में ही ग्वानमेई होटल के सभी स्टाफ मेंबर्स मुंह लटकाकर वापस आ जाते हैं, जिन्हें ऐसे देखकर ताइचू उनके उदास होने का कारण पूछता है। तो वो लोग बताते हैं कि वो लोग तोंगहाओ से मिलने के लिए गए थे, पर उसने तो उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया, और बताते हैं कि वो बस तोंगहाओ को सनवेल कंपनी में एज अ बॉस काम करते हुए देखना चाहते थे, पर तोंगहाओ ने तो चेन्यू को पहचानने से तक मना कर दिया। तो ताइचू इन सभी को बताता है कि कैसे तोंगहाओ ग्वानमेई की सारी बातें भूल चुका है और किसी को भी चेन्यू के सामने तोंगहाओ का जिक्र करने से मना करता है, जिसे पीछे खड़े होकर चेन्यू सुन लेती है, लेकिन वो खुद को संभालती है और सबको एपिसोड शूट करने वाली बात बताकर थीम सोचने के लिए कहती है। जिसके बाद ताइचू अपना आइडिया बताता है कि ग्वानमेई विलेज तोंगहाओ की वजह से इतना आगे बढ़ पाया, तो क्यों ना वो इस एपिसोड में उसे गुड बाय कहे, और कहता है कि उन्हें तोंगहाओ को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, जिसका ये आइडिया सभी लोगों को काफ़ी पसंद आता है। अगले दिन हम देखते हैं कि एक्सप्लोर द वर्ल्ड की टीम वहाँ पर आ चुकी है, जहाँ पर मिस्टर तांग और बाकी सभी अपने ग्वानमेई इन के बारे में बताते हैं। और तो और मॉम जिनसी की ग्रोसरी शॉप भी दिखाई जाती है, जहाँ पर मॉम तो बस अपनी और शॉप की ही तारीफ किए जा रही थी। दूसरी तरफ चेन्यू भी अपनी ग्वानमेई विलेज के बारे में बताती है, जिसके बाद सभी तोंगहाओ की तारीफ करते हैं कि कैसे उसने उन सभी की मदद की, और वीडियो के आखिर में चेन्यू और बाकी सभी तोंगहाओ को गुड बाय कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि रात में दावे कार को साइड में लगाकर पानी की बोतल लेने के लिए जाता है। तभी जुनाओ और यूनी की नज़र एक स्क्रीन पर पड़ती है, जिसमें एक्सप्लोर द वर्ल्ड का वही एपिसोड चल रहा था, जिसमें ग्वानमेई विलेज के सभी लोग तोंगहाओ की खूब तारीफ कर रहे थे कि कैसे उसने ग्वानमेई विलेज को बचाया और ग्वानमेई इनको डेवलप किया। वो यहाँ पर ये भी बताती है कि कैसे उसने वाइट डॉल्फिन्स को ढूंढा था और उसके साथ मैरी गो राउंड और फेरिस व्हील की राइड एंजॉय की थी। फिर वो ये भी बोलती है कि तोंगहाओ ने उससे वादा किया था कि वो आखिर तक उसके साथ रहेगा। अब टीवी एपिसोड के आखिर में चेन्यू और बाकी सभी लोग तोंगहाओ को गुड बाय कहते हैं, जिसे देखने के बाद जुनाओ कहता है कि डील होने के बावजूद उसने अपना मुंह बंद नहीं किया। फिर जुनाओ और यूनी घर पर जाते हैं, जहाँ पर जुनाओ अपनी मॉम से कहता है कि वो जल्दी से शादी करना चाहता है, लेकिन थकान की वजह से यूनी बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। फिर जुनाओ यूनी से इसका रीज़न पूछता है, तो वो कहती है कि तुम मेरे साथ तो कभी भी मेरी गो राउंड पे नहीं बैठे और ना ही मुझे कभी आसमान के नीचे तारे दिखाए जैसे कि तुमने चेन्यू को दिखाए थे। जिस पर जुनाओ बोलता है कि ये सब बहुत ही बोरिंग और बचकानी चीज़ें हैं और अगर वो चाहे तो हम कल ही अम्यूज़मेंट पार्क जाएंगे। जिसके लिए यूनी कहती है कि बात सिर्फ उतनी नहीं है, बल्कि चेन्यू के कंपैरिजन में मेरी इम्पोर्टेंस तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है और इतना मैं तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हारे बारे में नहीं जानती जितना कि चेन्यू ने बताया। जिस पर जुनाओ से समझाता है कि हमारी शादी होने वाली है और हमारे पास एक दूसरे को समझने के लिए काफ़ी टाइम है। जिसके बाद यूनी जुनाओ को गले लगाकर उसे आई लव यू कहती है और जल्दी से शादी करने के लिए मान जाती है, क्योंकि वो दोबारा उसे खोना नहीं चाहती थी।
अगले दिन हम सैनविल कंपनी को देखते हैं, जहाँ पर मीटिंग के बाद दावे जुनाओ से कुछ डिस्कस कर रहा होता है। फिर शो मिस्टर वांग के साथ हुई कल की मीटिंग के बारे में पूछता है, जिस पर यूनी बताती है कि मीटिंग सक्सेसफुल रही और प्रोजेक्ट में कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ वो लोग मान गए हैं। फिर जुनाओ शू से बोलता है कि जब तक जैंग सस्पेंडेड है उसके प्रोजेक्ट्स तुम्हें ही हैंडल करने होंगे, और यूनी को खुद को ग्वानमेई प्रोजेक्ट पर असिस्ट करने के लिए कहता है और ग्वानमेई होटल को जल्दी ही डिमोलिश करने का ऑर्डर देता है। फिर जुनाओ जैंग के पास जाता है, जहाँ पर जैंग जुनाओ को मिस्टर शियोर लिन के साथ थोड़ी नरमी से पेश आने के लिए कहता है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से कंपनी के साथ जुड़े हुए थे। पर जुनाओ अब जनरल मैनेजर था, इसलिए मिस्टर जैंग को अब उस चेयर से उठना पड़ेगा। फिर वो जुनाओ से मिस्टर शियोर लिन के लिए एक और चांस मांगता है, पर जुनाओ इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि उन्होंने क्राइम किया था जिस वजह से सैनविल कंपनी खतरे में आ सकती थी। इस पर मिस्टर जैंग कहते हैं कि एक्सप्लोर द वर्ल्ड एक पॉपुलर शो है, अगर किसी को पता चल गया कि तोंगा कौन है तो तुम अपनी कुर्सी बचा नहीं पाओगे। जो सुनकर जुनाओ से बोलता है कि मुझे हटाने के लिए चीप ट्रिक्स काम नहीं आएंगी। फिर मिस्टर जैंग भी यहाँ से चले जाते हैं। सीन अब ग्वानमेई इनकी तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर मिस्टर तांग सभी लोगों को उनकी सैलरी बोनस के साथ देते हैं और कहते हैं कि अब उनका बिजनेस ट्रैक पर आ गया है और बोनस उनकी तरफ से एक थैंक यू गिफ्ट है। जहाँ पर अपनी सैलरी को देखकर सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं, पर इतने में वहाँ पर जुनाओ यूनी और दावे के साथ आ जाता है, जिसे यहाँ पर देखकर सभी लोग उससे काफ़ी गुस्सा होते हैं और उसे भला बुरा कहकर वहाँ से भागने लगते हैं। पर मिस्टर तांग सभी को शांत करवाते हैं और जुनाओ को अपने साथ ले जाते हैं। इस सब के बीच में शैंग भी चैनी को यहाँ पर कॉल करके आने के लिए कहती है। दूसरी तरफ मिस्टर तांग जुनाओ से कुछ और वक्त मांगते हैं अपना डेट चुकाने के लिए, पर जुनाओ ने एक हफ्ते में सब कुछ खाली करने के लिए कहता है और बोलता है कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर मेरी आइडेंटिटी छुपा कर रखा, जिस चीज़ के लिए मैंने कोई एक्शन नहीं लिया, इसलिए बार्गेनिंग की बात अब मुझसे मत करना, क्योंकि आपकी लालच की वजह से सैनविल पहले से ही काफ़ी लॉस झेल चुकी है। जिसकी ये बातें सभी लोग चुप कर सुन रहे थे। मिस्टर तांग उसे बोलते हैं कि ये जगह जल्दी ही चाइनीज़ वाइट डॉल्फिन्स के लिए रिजर्व पड़ने वाली है। तो जुनाओ ने फाइल दिखाता है जिसमें गवर्नमेंट ने वाइट डॉल्फिन्स की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी अब सैनविल कंपनी को दे दी थी। इतने में वहाँ पर चेनी ताइचू के साथ आ जाती है, जो कि जुनाओ को बताती है कि तुम यहाँ पर रहा करते थे और ये तो तुम्हारा घर था, तो तुम ग्वानमेई इनको कैसे गिरा सकते हो। पर जुनाओ उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देना चाहता था, इसलिए वो उसे जाने को कहता है और बोलता है कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया था इस ग्वानमेई इनको बचाने के लिए। जो सुनकर चेनी रोने लग जाती है और कहती है कि पिछले टाइम से ग्वानमेई काफ़ी इम्प्रूव कर चुका है और जुनाओ से थोड़ा सा और टाइम मांगती है। पर वो कहता है कि यहाँ के स्टाफ को बात करने की तो तमीज़ है नहीं और वो चुप कर मीटिंग की बातें सुन रहे हैं। क्या ये है तुम्हारी इम्प्रूवमेंट? फिर ताइचू बोलता है कि तुम्हारी कंपनी इसे सिर्फ अमीरों के लिए रिजॉर्ट बनाएगी, पर यहाँ के लोकल्स का क्या होगा, जिस बात का जुनाओ सीधा जवाब नहीं देता। इसलिए ताइचू बोलता है कि ग्वानमेई इनका जो भी डेट है वो खुद पे करेगा। अब यहाँ पर यूनी ताइचू को पहचान जाती है कि वो इंटरनेशनल ट्रैवल एसोसिएशन का रिप्रेजेंटेटिव है और साथ ही जीक्यू वेंचर का कंसल्टेंट भी। पर जुनाओ उसकी बातें सुनकर उसकी काबिलियत पर शक करने लग जाता है, लेकिन ताइचू बोलता है कि भले ही वो जीक्यू वेंचर के लिए काम करे, लेकिन ग्वानमेई इनका डेट चुकाना उसका पर्सनल डिसीजन है। फिर वो ग्वानमेई के फेवर में काफ़ी बातें करता है, पर जुनाओ को अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और बोलता है कि डील एक्सपायर हो चुकी है, अब डेट देने का कोई मतलब नहीं बनता। फिर वो इन लोगों को एक हफ्ते का टाइम याद दिलाकर यहाँ से चला जाता है। नीचे हम देखते हैं कि शेंग ने एक कील से गाड़ी का टायर पंचर कर दिया था, जो बात पता लगने पर चेन्यू, ताइचू, फेंग और मास्टर उनके पीछे पीछे जाते हैं, पर तब तक वो लोग निकल चुके थे। दूसरी तरफ कार में जुनाओ दावे से ताइचू के बारे में पता करने के लिए कहता है कि वो यहाँ पर चेन्यू के साथ क्या कर रहा है। तभी कुछ दूर जाते ही उनकी टायर की सारी हवा निकल जाती है। इतने में वहाँ पर चेन्यू और दूसरी तरफ से मॉम जिनसी उनके पास आ जाती है, जो बोलती है कि आज वो जुनाओ के टुकड़े टुकड़े कर देंगी। जिन्हें इस तरह देखकर दावे भी रेडी पोजीशन में आ जाता है, पर जुनाओ इन सभी को बोलता है कि तुम सभी लोग झूठे और मक्कार के साथ साथ गुंडे भी हो। जो सुनकर सभी लोग यहाँ पर उसे जवाब मांगने लग जाते हैं कि वो अपने दोस्तों के साथ ऐसा क्यों कर रहा है।
तब जुनाओ बोलता है कि मैं तुम जैसों का कभी भी दोस्त नहीं बन सकता। यूनी भी बीच में बोलती है कि तुम लोग हमें तंग ना करने के कितने पैसे लोगे, जिस पर मॉम जिनसी भड़क जाती है और कहती है कि अगर तुम खून खराबा नहीं चाहते तो अपने पैसे अपने पास ही रखो और मुंह बंद करके यहाँ से चली जाओ। फिर मिस्टर ली दावे को जल्दी से टायर बदलने के लिए कहते हैं, जिस बीच चेन्नई जुनाओ से बाकी सभी की तरफ से माफ़ी मांगती है और सबको चुप करा देती है। तो जुनाओ कहता है कि अपनी ज़िंदगी में वो इतने बेवकूफ़ लोगों से कभी नहीं मिला, जो सुनकर ताइचू बोलता है कि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि जुनाओ इतना हार्टलेस और क्रूअल हो जाएगा, जबकि ये सभी लोग तुम्हें अपनी फैमिली मानते हैं पर तुम इस सब के लायक ही नहीं हो। अब टायर भी चेंज हो जाता है, जिसके बाद जुनाओ यूनी को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर चेन्नई भी सभी लोगों को बोलती है कि आज के बाद वो आदमी उन सभी के लिए एकदम अनजान है। दूसरी तरफ गाड़ी में यूनी जुनाओ को वापस वहाँ पर जाने से मना करती है, जिस पर जुनाओ खुद से सवाल करता है कि क्या वो सच में हार्टलेस पर्सन है, पर यूनी जुनाओ को उनकी बातों पर ध्यान देने से मना करती है। अगले दिन हम मिस्टर ज़ांग को देखते हैं, जो कि मिस्टर शिवर्लिन के बारे में अपने असिस्टेंट जाओ से पूछता है, तो बताता है कि जुनाओ के केस वापस ना लेने पर वो दोनों काफ़ी परेशान हैं और लॉयर भी सिर्फ उनकी सज़ाई कम करवा पाएगा। पर ज़ांग को फिक्र थी कि उन दोनों के शेयर्स भी अब जुनाओ के पास चले गए हैं। यहाँ पर ज़ांग को शिवर्लिन के कहने पर शू को जुनाओ के खिलाफ इस्तेमाल करने को कहता है और बताता है कि शू के फादर के जो शेयर्स थे वो उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं बल्कि फोर्सफुली जुनाओ के डैड को ट्रांसफ़र किए थे और चेयरमैन शू को अपने ही दोस्त ने धोखा दिया था, जिसकी वजह से उनकी इन्वेस्टमेंट घाटे में चली गई और मिस्टर शेन ने उनके रिज़ाइन करने के बाद कंपनी को संभाला। जो सुनकर मिस्टर ज़ांग सोचते हैं कि भला मिस्टर शिवर्लिन को इस सब के बारे में कैसे पता। सीन अब शिफ्ट होता है मिसेस शेन पर, जो कि शू को जुनाओ और यूनी की शादी के बारे में बताती है, पर इस न्यूज़ से शू बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा था। इतने में ही वहाँ पर जुनही और यूनाओ आ जाते हैं, जिनसे शू गुआनमेई प्रोजेक्ट की अपडेट पूछता है, पर मिसेस शेन उन्हें घर पर बिजनेस की बातें ना करने को कहकर वेडिंग की प्लानिंग करने के लिए बोलती है। कुछ देर बाद हम शू को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ की वह अपनी चाइल्डहुड की फ़ोटो देख रहा था। दूसरी तरफ जुनाओ गुआनमेई में हुई बातों को लेकर परेशान था और ठीक से सो नहीं पा रहा था। सीन अब शिफ्ट होता है चेन्नई पर, जो कि ताइचू से पूछती है कि तुम गुआनमेई विलेज में क्या कर रहे हो, जिस पर ताइचू बताता है कि वो एक ऑब्जर्वर है और उसे चीज़ों को नेचुरल फॉर्म में देखना पसंद है। वो कहता है कि वो गुआनमेई इनको बचाने की पूरी कोशिश करेगा। अब कुछ दिन बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पर सैनविल कंपनी के लोग आज गुआनमेई इनको खाली कराने के लिए आ गए थे, पर उन्हें रोकने के लिए सभी लोग उनसे बहस करने लग जाते हैं। जहाँ मिस्टर तांग आते हैं और माफ़ी मांगते हुए अपने स्टाफ को गुआनमेई इनको खाली करने के लिए कहते हैं, क्योंकि अब उनके पास ये सब करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। ताइचू भी ये सब देखने के बाद चेन्नई को फ़ोन पर सारी बात बताता है और इधर मिस्टर तांग अपना ज़रूरी सामान बांध रहे होते हैं, जहाँ पर उन्हें कुछ पुरानी फ़ोटोज़ भी मिलती हैं और वो उस फोटो को बड़े ही ध्यान से देखने लग जाते हैं। फिर कुछ देर बाद सभी लोग अपना सामान लेकर बाहर आते हैं, जहाँ पर गुआनमेई होटल को सील कर दिया जाता है, जो देखकर सब रोने लग जाते हैं। वो सभी लोग होटल की कुछ चीज़ें अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें ऐसा करने नहीं दिया जाता। ये सब कुछ हो जाने के बाद वहाँ पर चेन्नई आती है, जो कि होटल को सील देखकर रोने लगती है। तब ताइचू कहता है कि वो इस बारे में कुछ सोचेगा, पर तब तक आप सभी लोग घर चले जाइए। जिसके बाद ताइचू और चेन्नई मिस्टर तांग को अपने घर पर लेकर जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इधर सभी लोगों के जाने के बाद मास्टर फैंग और शेंग पीछे के रास्ते से चीज़ें वापस से लेने के लिए जाते हैं, पर उन्हें ऐसा करते हुए दावी देख लेता है, जिस वजह से वो तीनों घबरा जाते हैं और उन्हें रोकने के लिए दावे जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसका पैर एक गड्ढे में फंस जाता है, जिससे वो सीधे ज़मीन पर गिरता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब रात को सभी लोग गुआनमेई इनके सील होने पर काफ़ी ज़्यादा दुखी थे और सभी लोग याद कर रहे थे कि कैसे वो गुआनमेई होटल में अपना काम करते थे। इतने में ही ताइचू वहाँ पर आ जाता है, जो बताता है कि उसने गुआनमेई होटल की फाइल्स रीड की है और उनका ग्रोथ रेट 300% है।
अगर वो बिजनेस ग्रो करेंगे तो इस बेसिस पे वो जुनाओ से नेगोशिएट कर सकते हैं। ताइचू बोलता है कि इस बार वो पूरी तैयारी के साथ जुनाओ से नेगोशिएट करेगा, क्योंकि इस बार उनका सामना होटल मैनेजमेंट के प्रोफेशनल से होने वाला है। इसलिए अब वो सबको प्रोफेशनल ट्रेनिंग देगा ताकि वो ग्वानमेन को बचा पाए। अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए वो अपनी ट्रेनिंग वहीं पर स्टार्ट कर देता है, जहाँ ताइचू सबको 10 मॉड्यूल्स प्रिपेयर करने के लिए कहता है, जिसमें ट्रेंड्स ऑफ होटल, टूरिज्म और बाकी कई सारी चीज़ें थी। और वो सभी लोगों को ये भी बताता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए वो इनिशियली 5 मिलियन देने को तैयार है, जो सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इसी बीच फेंग शेंग को सूप देते हुए कुछ इशारा करती है, जिसके बाद शेंग वो सूप लेकर कहीं पर चला जाता है और हम देखते हैं कि ग्वानमेई होटल में उन तीनों ने दावे को किडनैप कर रखा था। जहाँ शेंग को खाना लाते हुए देखकर बेचारा दावे काफ़ी डर जाता है। फिर दावे लाइट ऑन करने को कहता है क्योंकि उसे अंधेरे से डर लग रहा था, और इसके बाद वो सूप को भी नहीं पीता क्योंकि उसे शक था कि इसमें कई पॉइजन वगैरह तो उन लोगों ने नहीं मिला रखा, और ख़ुद को खोलने के लिए कहता है, लेकिन शेंग इसके लिए नहीं मानता। फिर वो सूप को खुद ही पीने लगता है, जिसे देखकर दावे के मुंह में पानी आ जाता है, पर तब तक शेंग सारा सूप पी चुका था, जिसको पीते ही उसकी नाक से खून निकलने लग जाता है और वो नीचे गिर पड़ता है। दूसरी तरफ जुनाओ दावे को कॉल लगाता है, पर इससे पहले कि वो उसका कॉल उठाता कॉल कट हो जाता है। तब यूनी बोलती है कि दावे शायद विलेज में उन लोगों को शांत कर रहा होगा, इसलिए वो अभी तक वापस नहीं आया। इधर बेचारा दावे अपनी जीभ बाहर निकाल कर कॉल दोबारा आने का वेट कर रहा होता है, ताकि जैसे ही कॉल आए वो उसे पिक कर ले, जो कि देखने में काफ़ी फनी था। पर कॉल दोबारा ना आने पर वो मदद के लिए आवाज़ लगाता है और शेंग को लात मार कर उठाने की कोशिश करता है, जहाँ काफ़ी देर के बाद मास्टर और फेंग भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो शेंग को इस हालत में देखकर घबरा जाते हैं। पर फेंग यहाँ पर एक ट्रिक से उसे उठा देती है, जो देखकर दावे हैरान रह जाता है। जहाँ उसके उठते ही फेंग उसे बताती है कि वो टर्टल चिकन सूप था, जो कि तुम्हारे लिए नहीं था। अभी लोग बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में जुनाओ का कॉल दोबारा आ जाता है, जिसे देखकर दावे अपनी जीभ दोबारा से बाहर निकाल लेता है, लेकिन फेंग उस कॉल को काट देती है और दावे के इस फ़ोन से जुनाओ को मैसेज करती है कि उसकी तबीयत ख़राब है, इसीलिए वो कुछ दिन काम पर नहीं आ पाएगा। इतने में दावे उन लोगों को बताता है कि वो जुनाओ का खास असिस्टेंट है और ऐसे एक्सक्यूज़ देने पर वो उनकी बात नहीं मानेगा। इतने में जुनाओ का मैसेज आता है जिसमें उसने उसकी लीव कैंसिल कर दी थी। तब शेंग दावे को एक डील ऑफर करता है कि वो उसे किडनैपिंग की जगह वेकेशन समझे, और वो लोग दावे को यहाँ से छोड़ने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं थे। अगले दिन हम सैनविल कंपनी को देखते हैं, जहाँ पर शो ग्वानमेई इनकी नेगोशिएशन मीटिंग के बारे में जुनाओ को बताता है। इसी बीच जुनाओ दावे को फिर से कॉल करता है, लेकिन वो अब भी उसका कॉल नहीं उठाता। दूसरी ओर हम ताइचू, चेनी और बाकी सभी लोगों को देखते हैं, जो कि जुनाओ से नेगोशिएट करने के लिए काफ़ी जोश में थे। फिर ताइचू सभी को समझाता है कि उन्हें अपने प्रोफेशनल एटीट्यूड से इस डील को क्रैक करना ही होगा और ये उनका आखिरी चांस है। फिर सभी लोग मीटिंग हॉल में पहुंचकर वहां पर देखने लगते हैं, क्योंकि सब कुछ काफ़ी एक्सपेंसिव था। इतने में जुनाओ, यूनी और शू अपनी टीम के साथ वहां पर आते हैं और मीटिंग स्टार्ट होती है, जहाँ पर फेंग बैठते ही चेयर पर झूलने लग जाती है, पर फिर वो खुद को संभालती है। अब मिस्टर तांग रिपोर्ट दिखाते हैं, जहाँ पर चेन्यू बताती है कि एक ग्वानमेई इनकी रीसेंट अर्निंग रिपोर्ट है, जिसमें ग्रोथ रेट 300% का है। तब यूनियन से बोलती है कि सैनमिल कंपनी ग्वानमेई होटल को ओन नहीं करती, बल्कि मिस्टर तांग ने अपने शेयर्स गिरवी रखे थे और हमारे पैसे लौटाने में वो नाकामयाब रहे, इसलिए वो उनकी प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हैं। जिसके जवाब में ताइचू कहता है कि ग्वानमेई होटल की वैल्यू लोन अमाउंट से काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए वो लोग इस प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं कर सकते। और चेन्यू बताती है कि उन्होंने विन विन कॉर्पोरेशन को भी प्रपोजल भेजा है इन्वेस्टमेंट के लिए। चेन्यू आगे बोलती है कि क्या तुम लोग बिना होटल को गिराए उसे रन नहीं कर सकते। फिर वो इसी बात का जवाब देते हुए खुद ही बोलती है कि तुम्हारे प्रोफेशनल्स इसे रन नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लोग कर सकते हैं। अगर चुनाव चाहे तो हमें ग्वानमेई इनको रन करने के लिए दे सकता है, भले ही ओनरशिप उसके पास हो। जिसकी बातें सुनकर चुनाव इम्प्रेस हो जाता है और बोलता है कि अब तुम्हारे जैसे फ्रॉड लोग हमें डील देंगे। चेन्यू बोलती है कि हर कोई ठग नहीं होता, बल्कि स्किल से भी होटल रन हो सकता है। फिर मिस्टर तांग ग्वानमेई होटल की तरफ से एक नया प्रपोजल देते हैं
और चेन्यू कहती है कि 100 साल पहले ग्वानमेई विलेज आती जाती शिप्स को गुड सप्लाई करता था और ग्वानमेई में काफ़ी हिस्टोरिकल मार्क्स हैं, इसीलिए उन्हें लेगेसी को मेंटेन करते हुए डेवलपमेंट लाने की ज़रूरत है। फिर मिस्टर तांग जुनाओ को समझाते हैं कि अगर उन्होंने अंडर वाटर होटल बनाया तो ग्वानमेई की यूनिकनेस पे असर होगा, जिस बात को चेन्यू आगे कंटिन्यू करते हुए कहती है कि ऑलरेडी उनके रेडियस में 5 स्टार होटल है, लेकिन ट्रेडिशनल होटल की कमी है और वेटिंग पीरियड होने की वजह से उनके पास अच्छा चांस है। फिर चेन्यू जुनाओ से 3 महीने का टाइम मांगती है खुद को प्रूव करने के लिए, जिस पर शू कहता है कि प्रपोजल तो काफ़ी अच्छा है, जो सुनकर सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं और फिर जुनाओ भी मान जाता है, लेकिन वो उन्हें 3 महीने की जगह सिर्फ 1 महीने का वक्त देता है। जहाँ पर जुनाओ के पूछने पर चेन्यू उसे बताती है कि ये नेगोशिएशन स्किल्स उसने तोंगाओ से सीखे हैं, जिसके बाद जुनाओ और बाकी सभी वहाँ से चले जाते हैं और ये सभी लोग डील के एक्सेप्ट होने पर काफ़ी ज़्यादा खुश थे। इधर यूनी इस बात से खुश नहीं थी कि जुनाओ ने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, जहाँ वो उनकी बात का जवाब देते हुए बोलता है कि उनका प्रॉफिट मॉडल GQ वेंचर से मैच करता है और उसने उन्हें टाइम होटल की बेसिक नीड को पूरा करने के लिए दिया है। दूसरी तरफ हम दावे को देखते हैं जिससे वो तीनों खोल देते हैं और बताते हैं कि जुनाओ ने उन्हें ग्वानमेई होटल को रन करने का टाइम दिया है। इसी बीच जुनाओ का फ़ोन आता है, जिसे दावे उठा तो लेता है, पर इतने में वो उससे फ़ोन छीन लेता है और किडनैपिंग वाली बात बताने से मना करता है, लेकिन कॉल कट नहीं हुआ था और जुनाओ ये बात सुन लेता है, इसलिए वो कॉल के कट होते उसे दोबारा से कॉल लगाता है, लेकिन कॉल दोबारा से वो लोग कट कर देते हैं। इसलिए जुनाओ को शक होता है और वो ग्वानमेई की तरफ निकल जाता है। इधर चेन्यू और मिस्टर तांग ताइचू को ग्वानमेई होटल को बचाने के लिए थैंक्स कहते हैं। इतने में ही वहाँ पर जुनाओ पहुँच जाता है और दावे के बारे में पूछता है, पर इधर दावे तो अपने किडनैपर्स के साथ मज़े से बैठकर चिकन खा रहा था और गेम खेल रहा था, जहाँ पर फ्रैंक दावे को अपने साथ यहीं पर रहने के लिए कहती है, पर वो मना कर देता है। पर तभी वो गेम जीत भी जाता है, जिनकी आवाज़ें सुनकर जुनाओ उनके पास आ जाता है, जहाँ उसे देखकर दावे को होश उड़ जाते हैं और ये सीन देखने में काफ़ी फ़नी था। इसके बाद सभी लोग सारा इल्ज़ाम अपने सर पर लेने लग जाते हैं कि उन्हीं लोगों ने दावे को ज़बरदस्ती यहाँ पर रखा हुआ था, पर दावे बोलता है कि नहीं, वो अपनी मर्ज़ी से रुका था और चेन्यू भी यहाँ पर सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर लेने लग जाती है और उसे इस सब की वजह से ग्वानमेई इनका फैसला बदलने से मना करती है। अब जुनाओ यहाँ पर चेन्यू की काफ़ी करीब आने लग जाता है। इस बीच चेन्यू को लगता है कि शायद तोंगाओ वापस आ गया है, पर वो तो सिर्फ होटल के दरवाजे से आगे सील वाला पोस्टर हटाता है और जाते जाते चेन्यू को 1 महीने की डेडलाइन याद दिलाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप